Good morning, friends, and welcome to AKGBTI Bankers Training Institute, pioneers in providing training for promotion in banks and JAIIB CIP. My name is AKGBTI. In this session, we shall be discussing some important questions relating to accounts and finance subject of the JAIIB. मेरे साथियों, ये जो सवाल मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करने वाला हूं, इस सवाल रिकॉर्ड क्वेश्चंस पर आधारित है. These are based on the record questions on the previous year's examinations. The only thing which we have done is that we have tried to make it slightly difficult, slightly more difficult than as these appeared in the examination. और आइए मेरे साथ कुछ सवाल हम करेंगे. मैं आपके साथ सवाल दिखा रहा हूं, आइएगा मेरे साथ साथी. Come on, my friends. We call it as a super hot questions for the simple reason that these questions are based on the record questions repeatedly asked in the examination. And let me remember before I start further that this time, November 2022 is the last opportunity, last chance for old syllabus students to pass the examination. And from May 2023 onward, the syllabus is being extensively revised. बहुत इसमें बदलाव लाए जा रहे हैं और इस पेपर को, इस सब्जेक्ट को और कठिन बनाया जा रहा है. तो आइए मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे without wasting any time. Come on, my friends. Just a minute, please. साथ साथ में एक सूचना भी दे दूं मैं आपको कि 10 सितंबर 2022 से हमारी एक लाइव ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है. अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं और आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं. मोबाइल नंबर्स पे चेक करवा देंगे, बाद में लिखवा देंगे. पहले सब्जेक्ट की बात करें, उसके बाद आप मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे. आइएगा मेरे साथ. एक ही क्वेश्चन बनाया गया. इस प्रकार के पैटर्न का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में खूब रहता है दोस्तों. वो एक तरफ स्टेटमेंट देता है, दूसरी तरफ ऑप्शन देता है और आपको करेक्ट करना होता है कि कौन सी ऑप्शन किसके साथ जुड़ी हुई है. On one side, 6 statements have been given, and on the other side, the answers have been given. These answers are jumbled, and you have to put the correct option, correct answer before the concerned option. आइए मेरे साथ उसको देखेंगे. पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों. Journal book keeps record of all transactions except. और दूसरा भी सवाल साथ साथ कर लेंगे, दोनों सवाल साथ साथ करेंगे. दिस इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. मेरे साथियों, मैं बैकग्राउंड दे दूं आंसर देने से पहले. जब हम अकाउंटेंसी की बात स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग में सबसे पहले होता है एक ट्रांजेक्शन होती है. व्हेनेवर समथिंग इज सम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मींस कुछ भी लेन देन है, दैट्स कॉल्ड एज ए ट्रांजेक्शन. Now, this transaction is first of all recorded in a book, which is called a journal. So, for the question number 2, the answer is journal is a book of original entry. Journal is a book of original entry. So, A will be the correct answer. For question number 2, A will be the correct answer, my friends. Journal is a book of original entry. सारी ट्रांजैक्शंस सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं. डेट वाइज रखी जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखी जाती है. अकाउंट्स का बैलेंस नहीं बताती, सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है और यहां से फिर लेजर के अंदर पोस्टिंग की जाती है. सेकंड स्टेज, उसको पोस्टिंग कहते हैं. लेजर आपका अकाउंट वाइज रिकॉर्ड होता है. आइएगा मेरे साथ. अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे.
जर्नल के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है, लेकिन एक प्रकार की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेन जर्नल बुक में नहीं रहता, और वो ट्रांजेक्शन्स होती है मेरे साथियों कैश की। कैश की होती हैं। आप आंसर देखेंगे तो डी पे दिया गया है, आंसर यहाँ पे डी पे दिया गया कैश का। जर्नल बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस एक्सेप्ट कैश ट्रांजेक्शंस। मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको। कैश बुक अपने आप में जर्नल का काम करती है, कैश बुक लेजर का भी काम करती है। कैश बुक एक ऐसी किताब है जो जर्नल और लेजर दोनों काम करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस लेक्चर में क्वेश्चन एक है, लेकिन मैं आपको अनेक क्वेश्चन साथ साथ बता दूंगा जो एग्जामिनेशन में आए। कैश बुक इज द ओनली बुक विच इज बोथ ए जर्नल एज वेल एज ए लेजर। तो कैश की ट्रांजेक्शंस जर्नल के अंदर ना डाल के उसको सीधा कैश बुक में लिखा जाता है, वही जर्नल का काम करती है, वही लेजर का काम करती है। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे साथियों, जनरल बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस एक्सेप्ट कैश, डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान कर लेंगे। तीसरा सवाल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट is accounting rule for which type of accounts? Debit what comes in and credit what goes out is the accounting rule for which type of accounts? Well, my friend, there are three types of the accounts: personal, real and nominal. पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जब मुझे किसी से कुछ लेना है या मुझे किसी का कुछ देना है, तो पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट होते हैं प्रॉपर्टी के अकाउंट, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, ये सब अकाउंट हैं आपके रियल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स। तो हर अकाउंट का अलग अलग रूल रहता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो क्या बना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किस प्रकार के अकाउंट्स के लिए रूल है मेरे साथियों? रियल अकाउंट्स के लिए रूल है। दिस रूल इज मेंट फॉर रियल अकाउंट्स एंड देयरफॉर द आंसर विल बी बी। आंसर विल बी बी, बी रियल अकाउंट। Debit what comes in, credit what goes out is the rule for the real accounts. Come on, my friends. Wages payable is what type of the account? Personal account, real account और nominal account? आंसर सिर्फ ये बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये वेजेस पेड होता तो ये नॉमिनल अकाउंट होता, लेकिन यहाँ तो वेजेस पेबल हैं, देने हैं। किसी का जब कुछ लेना हो या देना हो तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। जब किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ में आगे या पीछे कुछ लग जाए, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस पेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो वेजेस पेबल इज ए पर्सनल अकाउंट। वेजेस पेड होता तो नॉमिनल होता, लेकिन पेबल है, किसी का देना है, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. To the real account increases balance of that account. वेजेस पेबल का पहले चौथे नंबर का आंसर देख ले, आंसर एफ है, आंसर एफ है, पर्सनल अकाउंट है। अब मेरा सवाल है, रियल अकाउंट को मैं क्या करूं कि बैलेंस बढ़ जाए? ध्यान करिए, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खाली एक क्वेश्चन करवाना नहीं है ना, वी वांट टू कवर सेवरल क्वेश्चंस इन वन क्वेश्चन। रियल अकाउंट याद रखिए सदा डेबिट बैलेंस होता है रियल अकाउंट्स का, ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस कब बढ़ेगा? डेबिट, जिस खाते का डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस कब बढ़ेगा? जब उसको डेबिट कर दिया जाए, उसमें कुछ क्रेडिट किया जाएगा तो बैलेंस घटेगा।
जिस खाते का पहले डेबिट बैलेंस हो उसका बैलेंस तभी बढ़ेगा जब उसे फर्दर डेबिट कर दिया जाए। तो आंसर हो जाएगा डेबिट टू द रियल अकाउंट इंक्रीजेस बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा, डेबिट टू रियल अकाउंट इंक्रीजेस बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट। And sixth question, accrued income is shown on which side of the balance sheet? Asset side or the liability side of the balance sheet? Accrued income. Accrued income क्या है? जो इनकम हो चुकी है लेकिन अभी आई नहीं, आनी है। मतलब मैंने किसी से कुछ लेना है। जब मैंने किसी से कुछ लेना तो असेट साइड में आता है। जब मैंने किसी का कुछ देना हो तो लाइबिलिटी साइड में आता है। When I am to pay to somebody, then it is on the liability side. When I am to receive from somebody, that is reported on asset side. So accrued income is shown on the asset side of the balance sheet, और इसलिए आंसर होगा E. आंसर होगा E, asset side of the balance sheet. ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। हमने इस एक क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 20 स्टेटमेंट्स यूज की है। 20 क्वेश्चंस हमने एक क्वेश्चन से करने की कोशिश की है मेरे दोस्तों, ध्यान रहे इस बात को। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई टेक अप अनदर क्वेश्चंस। The simple funda, my friends, is, as you might have seen while I was discussing that question, we don't keep any paper with us, we don't keep any book with us. जो कुछ रखते हैं कैरी करके बैठते हैं, दिमाग से काम करते हैं। किताब की और कहानियों की जरूरत नहीं होती। किसी भी टीचर को, अच्छे टीचर को किसी को जरूरत नहीं होती। तो वो करेंगे नेक्स्ट। कई बार मैं देखता हूँ आजकल चलता रहता है यूट्यूब पे, लोग किताब लेके उसी की लाइनें पढ़ रहे होते हैं। इट्स अप टू देम, दैट्स देयर चॉइस ओनली। मूव नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मनी लेंट बाय बैंकर फॉर वन डे इज नोन एज। इस सवाल है मनी मार्केट का। मनी मार्केट में 3 प्रकार की मार्केट होती है। अगर बैंक एक दिन के लिए लेंडिंग करें या बोरोइंग करें तो कॉल मनी। 2 to 14 डेज के लिए लेंडिंग या बोरोइंग करें तो नोटिस मनी, और 15 डेज से 1 ईयर की लेंडिंग या बोरोइंग करें तो टर्म मनी मार्केट है। मनी लेंट बाय बैंकर फॉर वन डे इज नोन एज देयरफॉर कॉल मनी। कॉल मनी है। 2 दिन दिया होता, 14 डेज तक दिया होता तो नोटिस मनी होता, और 15 डेज टू 1 ईयर होता तो आंसर टर्म मनी होता। Move next, my friends. A mutual fund is set up in the form of, it could be trust or a company or by an act of the parliament or none of these. Question ये है, I'll start from the C option. What is set up by an act of the parliament? जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आपके नेशनलाइज बैंक थे, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, एक जमाने में स्टेट बैंक की सब्सिडरीज थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन थी। These have been established by an act of the parliament. A company incorporated under Indian Companies Act is just like your Reliance, like your say ICICI Bank, HDFC Bank. This is a company incorporated under Indian Companies Act. But mutual fund is set up in the form of a trust. It is set up in the form of the trust, my friends. Move next. Select the incorrect statement. Incorrect statement छांटनी है। करेक्ट भी हो सकता था, तो आप तो दोनों पे लगा लीजिएगा, चारों स्टेटमेंट पे निशान लगाइएगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, ये बात तो सही है भाई, आगे देखते हैं। If there is no profit or inadequate profit, dividend is not declared. Perfectly correct. Dividend सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जाता है।
डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में से नहीं दिया जाता। दूसरी बात, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पहले तो ध्यान कर ले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, समझ ले, फिर सवाल को देखेंगे इसको। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं which have the preference with respect to payment of dividend, and if the company is closed, then they have the priority in getting their amount compared to the equity shareholders. और फिर सवाल उठा कि क्यूमुलेटिव क्या हुआ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसमें अगर किसी कारण से कंपनी का इस साल प्रॉफिट नहीं है और कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, तो ये इनका क्लेम अगले साल में शिफ्ट हो जाता है। अगले साल प्रॉफिट होगा तो इनको 2 साल का डिविडेंड मिल जाएगा। फिक्स डिविडेंड रहता है नॉर्मली, तो वो फिक्स डिविडेंड इनको 2 साल का मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब इस लाइन को पढ़ेंगे। In case of cumulative preference shares, if dividend is not declared, the amount of the fixed dividend is carried over to the next year. ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है। In subsequent years, आने वाले सालों में, when company makes profit, जब कंपनी को प्रॉफिट हो तो arrears of the preference dividend are paid first before any payment to the equity shareholder. पहले इनको पिछले साल का भी डिविडेंड मिलेगा और उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो इसलिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, बी भी करेक्ट है। हमने छांटना है इनकरेक्ट क्या है। अब देखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये रिडीमेबल क्या है भाई? एक तो हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर जो अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो, कि भाई कंपनी ने ले लिया 8 साल डिविडेंड देती रहेगी और पैसा वापस करना नहीं, वो हो गए इरिडीमेबल। रिडीमेबल ये है कि जिनको 5 साल 7 साल के बाद कंपनी उनका पैसा वापस करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस कर देगी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी रिडीम्ड, जो रिडीम किए जा सकते हैं। ये भी लाइन बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, सी भी बिल्कुल करेक्ट है। डी पे आइए, देखते हैं। एक्चुअली नन ऑफ दिस के ऑप्शन है नहीं, तो डी ही करेक्ट आंसर होगा, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जामिनर तो एक और लगा देगा, इसमें ई और लगा देगा। प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन क्यूमुलेटिव अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। गलत है। जब तक साफ तौर से ना कहा जाए प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग नहीं होते, उनको एक फिक्स डिविडेंड मिलता रहता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, कह दिया गया हो कि उनको पहले तो फिक्स मिलेगा और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो कुछ और भी मिलेगा, तो पार्टिसिपेटिंग बनेंगे वो। तो इसलिए ये लाइन गलत है। प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन से हमने कितनी सारी बातें चर्चा करने की कोशिश की, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खाली आंसर ढूंढना नहीं है मेरे दोस्तों, पूरी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का है एक क्वेश्चन को ड्राफ्ट करके। नेक्स्ट मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है पर बैंकिंग रेगुलेटिंग कंपनीज रूल्स 1949। आपको पता ही है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है और उसके तहत रूल्स भी बने हैं। तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको चुनना है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। बैंक्स अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट shall be published in a newspaper circulating at a place where the banking company has its principal office within 6 months from the end of the period to which they relate. दूसरा, banks accounts and auditors reports shall be published in newspapers circulated in all big metropolitan cities within 6 months from the end of the period to which they relate. चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है भाई इस जवाब को देने के लिए। तीसरी, बैंक्स अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर
circulating at a place where banking company has principal office within 3 months from the end of the period to which they relate. और चौथी है, banks accounts and auditors reports should be published in newspapers circulating at all big metropolitan cities within 3 months from the end of the period to which they relate. दो बातें दोस्तों इस लाइन को जब आप पढ़ेंगे, चारों लाइनों को, दो चीजों पे आपका जवाब डिपेंड करता है। एक, किस जगह के पेपर्स में छापा जाएगा। जहां बैंक का प्रिंसिपल ऑफिस है सिर्फ वहां पे जरूरी है या पूरे इंडिया के सारे मेट्रो सिटीज में जरूरी है? एक तो फैसला आपको ये करना है। और दूसरी बात, जिस दिन आपका 31 मार्च आया, जिस दिन आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, उसके कितने महीने में पब्लिश करना है? 3 महीने में कि 6 महीने में? विदिन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स? ये दो सवालों के जवाब आपको ढूंढने पहले से पता है तो अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं उसके रिक्वायरमेंट ये है कि हर बैंक को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जहां उस बैंक का प्रिंसिपल ऑफिस है, वहां जो न्यूज़पेपर सर्कुलेशन में है उसमें छापने हैं। बाकी भी छाप सकता पूरे इंडिया में जहां मर्जी छापो, लेकिन मैंडेटरी है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, और ये 6 महीने के भीतर छापनी है। These are to be published within 6 months, and therefore the answer will be A. Therefore the answer will be A. ये मेरे साथियों, मैंने 5 सवाल आपके साथ टेकअप किए हैं और ऐसे हम और वीडियोस लगाएंगे अपने साथियों की मदद करने के लिए, दूसरे सब्जेक्ट से भी लगेंगे। और जो साथी हमारे यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहे तो फोन नंबर नीचे दिए गए हैं 8700526959 9953587375 और जो लास्ट नंबर है वो मेरा पर्सनल नंबर है। कोई बैंकिंग प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात करिए, प्रोग्राम्स की बात ऑफिस में करिए। जो पहले 2 नंबर है, किसी प्रोग्राम की इंक्वायरी करनी हो तो ऑफिस में करिए। कहीं बैंकिंग से रिलेटेड कोई समस्या कभी आ जाए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम बिटवीन 10 to 5 10 to 6 यू कैन से 9350476949। नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू JAIIB ओनली। आप कोई भी बैंकिंग की टॉपिक हो, अल्टीमेटली आई हैव बीन टीचिंग नाउ फॉर द लास्ट 45 years, और जितने RBI की इंस्ट्रक्शन जारी हुई है पिछले 45-40 साल में तो सारी पढ़ी है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं for 12 years I have been the faculty member, out of which for 5 years I was the principal of the Bankers Training College। आइए अब थोड़ी सी सूचना दे दें इस प्रोग्राम के बारे में जो हमारा 10 सितंबर से हो रहा है मेरे साथियों। ये क्लास 3 आवर्स होती है और रोज इवनिंग में बिटवीन 7:30 to 10:30 PM, और लगभग 23 डेज की क्लास चलेगी क्योंकि करीब 70 आवर्स हमको चाहिए इसके लिए करने के लिए। बहुत लंबे टाइम की जरूरत नहीं हुआ करती थी। जिसको काम आता है ना वो अपनी बात बड़े थोड़े शब्दों में पूरी कर सकता है। ओके माय फ्रेंड्स, thank you very much for joining this class. Similar classes will be placed for other subjects as well. Thank you very much.